हेलो एवरीवन, सभी का वेलकम है प्यारे प्यारे बच्चों का। शुरू करेंगे आज की क्लास को द इकोनॉमिक टाइम्स के इस प्यारे से एडिटोरियल के साथ। द मेलेडी ऑफ बिजनेस इसका टाइटल है। आप में से काफ़ी बच्चे मुझसे कमेंट्स में पूछते हैं कि सर रोज़ द हिंदू क्यों नहीं पढ़ाते हो। आज मंडे है तो द हिंदू का भी एडिटोरियल आया था, वो आपने नहीं पढ़ाया। देखो, इसका रीज़न सिंपल सा है, द हिंदू के ऊपर आपका एग्ज़ाम बेस नहीं होने वाला है। ऐसा नहीं है आपके बैंक के, एसएससी के या यूपीएससी के पेपर में द हिंदू से ही कोई आर्टिकल लिया जाएगा। तो द हिंदू एक जरिया है अंग्रेजी सीखने का, और उसी तरीके से द इकोनॉमिक टाइम्स भी एक जरिया है अंग्रेजी सीखने का। बार बार अपने सोर्सेज को चेंज करो ताकि हर तरह की चीज़ आपको पढ़नी आए। एक अखबार, एक मैगजीन, एक न्यूज़पेपर की पूंछ आपको नहीं पकड़नी है। ठीक है, चलिए डाइवर्सिफाई कर रहे हैं अपनी रीडिंग को। आज का आर्टिकल बेस्ड है बिजनेस और म्यूज़िक के बीच के कनेक्शन पे। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कुछ क्वेश्चंस आपके सामने रख रहा हूँ। पढ़ने में आर्टिकल ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसलिए क्विज़ के क्वेश्चंस थोड़े मैंने हार्ड रखे हैं, डिफ़िकल्ट रखे हैं। कोशिश आपकी ये हो कि सब कुछ आप सीखें और 7, 8, 9 आपको मार्क्स मिले। क्लास के लास्ट में इस क्विज़ को अपने निपटेंगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। चलिए, कह रहा है जी द मेलेडी ऑफ बिजनेस। बिजनेस का मतलब आप समझते हैं, व्यापार। मेलेडी का मतलब होता है सॉन्ग, धुन या म्यूज़िक। कह रहा है जी व्यापार में भी एक म्यूज़िक है, एक मेलेडी है। म्यूज़िक और बिजनेस दोनों एक जैसे हैं कई एस्पेक्ट्स में। चलिए टाइटल पैराग्राफ को देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है द सॉफ्ट स्किल्स, वेदर प्रोड्यूसिंग म्यूजिक टू एनकैप्सुलेट इमोशंस और प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट्स फॉर द मार्केट आर द रियल बिजनेस। कह रहा है जो सॉफ्ट स्किल्स हैं, देखिए स्किल्स दो तरह की होती हैं, सॉफ्ट एंड हार्ड। आप जो बैठ करके काम करते हैं दिमाग लगा करके किसी ऑफिस के कैबिन में, वो आपकी सॉफ्ट स्किल्स हैं, है ना। और अगर आप जो मेहनत वाला काम करते हैं सड़क पे कहीं खड़े होकर के किसी दुकान के अंदर, वो हार्ड स्किल्स हैं। तो इतना बेसिक तो आप समझते होंगे। कह रहे जो सॉफ्ट स्किल्स होती हैं, चाहे वो प्रोड्यूस करना हो म्यूज़िक या फिर एनकैप्सुलेट करना हो। म्यूज़िक को क्यों प्रोड्यूस करना है? ताकि इमोशंस को आप एनकैप्सुलेट कर सकें। एनकैप्सुलेट का मतलब होता है दायरे में बांधना, किसी चीज़ को कैप्सूल की तरह अपने दायरे में ले लेना। और या फिर बात हो प्रोड्यूस करने की, प्रोडक्ट्स को मार्केट के लिए, बाज़ारों के लिए। कह रहा है ये सॉफ्ट स्किल्स है ना, यही रियल बिजनेस है, यही सही व्यापार है। समझे इस बात को या नहीं? म्यूज़िक क्यों बनाते हो आप? म्यूज़िक में कुछ ना कुछ इमोशंस होंगे, है ना। हैप्पी इमोशंस हो सकते हैं, सैड हो सकते हैं, किसी भी तरह के हो सकते हैं। तो कह रहा है चाहे म्यूज़िक बनाना हो, कोई धुन बनानी हो जिससे आप इमोशंस को कैप्चर कर पाएँ, एनकैप्सुलेट कर पाएँ, या फिर कोई प्रोडक्ट बनाना हो जिससे आप बाज़ार को कैप्चर कर पाएँ, यही रियल बिजनेस होता है, यही रियल सॉफ्ट स्किल्स है। बाकी सब तो मेहनत मजदूरी है, ज़्यादातर पब्लिक जो है वही करती है। सॉफ्ट स्किल्स करनी है आपको अपने जीवन में। सॉफ्ट स्किल्स आपका सब्जेक्ट है, आर इसकी वर्ब है। आगे डिटेल में देखेंगे इस आर्टिकल में, काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा सॉफ्ट स्किल्स के बारे में। एनकैप्सुलेट करना, आपने कैप्सूल देखा ना, कैप्सूल कुछ इसी तरह का होता है ना, कैप्सूल गोल सा, इसके अंदर बीच में दवाई होती है। आप इसको क्या पूरा ही निगल लेते हो एक साथ, इसके शेल के साथ में। बाहर में जो शेल है वो डाइजेस्टिबल होती है। कैप्सूल जो है दवाई को अपने दायरे में बांधता है, इसीलिए एनकैप्सुलेट। एनकैप्सुलेट इस वर्ब का मतलब होता है किसी चीज़ को अपने दायरे में ले लेना। ठीक है, कैप्सूल से इस वर्ब को कनेक्ट रखोगे, कनेक्टेड रखोगे तो याद रहेगी। चलिए अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल की वोकैब पर नजर डालेंगे। सारे छोटे मोटे जो वर्ड्स हैं शुरू में देख लो ताकि पढ़ते हुए आपको डिस्टर्बेंस ना हो। और ज़रूर से इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें सभी पीडीएफ्स और नोट्स के लिए। क्लास को एक लाइक और एक शेयर जरूर से देना। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको @योर इंग्लिश ट्यूटर टाइप करना है, टेलीग्राम में आपको ग्रुप मिल जाएगा। साथ ही वाईटी ऐप पे आप तैयारी कर सकते हैं अपने एग्जाम्स की, चाहे एसएससी हो, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग हो, यूपीएससी का हो या बैंकिंग का हो। ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है। राइटिंग के कोर्स में आप सीख सकते हैं राइटिंग, लगभग 60 से 70 घंटों में फ़ायदा आप ले सकते हैं इस कोर्स का। यूपीएससी के कोर्स में आप अपना मीडियम चेंज कर सकते हैं, किसी और लैंग्वेज से इंग्लिश में माइग्रेट कर सकते हैं। यूपीएससी के सभी एस्पेक्ट्स कवर्ड हैं, आंसर राइटिंग, ऐसे राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, सी सेट। एसएससी और बैंकिंग के कोर्स में आपको सारे वैरायटी के क्वेश्चन सोल्व करना सिखाया जाता है। 100 से सवा घंटों के कोर्सेज हैं, आप भरपूर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, टीम का नंबर है व्हाट्सअप, आप इस नंबर पे टीम से जुड़ सकते हैं वाया व्हाट्सअप।
ऑलराइट, वोकैब शीट है अपनी, 5 ही वर्ड्स हैं। एनकंपस से शुरू करेंगे। आप चाहें तो इस शीट को डाउनलोड करें टेलीग्राम ग्रुप से। सारे नोट्स, सारी पीडीएफ, सारी नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम पे मिल जाते हैं, है ना। कमेंट सेक्शन में लिंक रखा है। अब मैं इसको थोड़ा जूम इन कर रहा हूँ ताकि पढ़ सको आप। एनकंपस, देखो ये वर्ड शनिवार की क्लास में भी आया था और मंडे को भी आ गया। शनिवार को ये वर्ड बनकर के आया था एनवेलप, आज ये बनकर के आया है एनकैप्सुलेट। एनकंपस करना, एनकैप्सुलेट करना, एनवेलप करना, किसी भी चीज़ को अपने दायरे में लेना, अपने, ठीक है ना, अपने अंदर समा लेना, इंक्लूड कर लेना। हर जॉब एज ए सेक्रेटरी एनकम्पसिस अ वाइड रेंज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। उसकी सेक्रेटरी के तौर पे जो जॉब है वो अपने दायरे में लेती है या इंक्लूड करती है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की एक वाइड रेंज को, काफ़ी सारी जिम्मेदारियों को। तो चलिए, ये वर्ड्स ऐसे ही रिपीट होते हैं, कभी कोई इसका सिनोनिम आएगा, कभी कोई आएगा, सारे एक जैसे ही हैं। बार बार आपको रिवाइज कर लेना चाहिए। रिवाइज तो तभी करोगे ना, क्लास में रेगुलर होगे तो। अगला जो अपने पास वर्ड है रैंप अप। मैंने बड़े अच्छे से ब्रेक करके वर्ड आपको समझाया हुआ है। आपने रैंप देखा, घर के बाहर रैंप बनाते हैं। आपका ये घर है, इसमें, है ना, ये दरवाजे के बाहर आप एक रैंप सा बना देते हो सीमेंट का। और ये सीमेंट का रैंप क्या काम करता है, थोड़ा सा एलिवेशन देता है आपके, है ना, घर को। इसी रैंप पे चल करके आप अंदर आते हो, आपकी गाड़ियाँ, आपकी 2 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स। रैंप का वर्ड का मतलब ही होता है किसी चीज़ को ऊपर लाना, रैंप बना करके। और अगर मैं रैंप के ऊपर रैंप बना दूं, रैंप के ऊपर रैंप बना दूं, रैंप अप कर दूं, तो किसी चीज़ को आप अपग्रेड करेंगे, उसके लेवल को ऊपर लेते आएंगे। ठीक है, तो घर के बाहर बने हुए रैंप से आप इसको कनेक्ट कर लो। अंग्रेजों ने भी वैसे ही बनाई है और मैं भी आपको कोशिश करता हूँ वैसे ही सिखाऊं। द गवर्नमेंट्स अराउंड द वर्ल्ड आर स्पेंडिंग बिलियंस। दुनिया भर की सरकारें बिलियन स्पेंड कर रही हैं, सैकड़ों करोड़ स्पेंड कर रही हैं, ताकि टू रैम्प अप देयर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, रैम्प अप कर सकें, अपग्रेड कर सकें, बेहतर कर सकें अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को, हॉस्पिटल्स को, डॉक्टर्स को, है ना, क्लिनिक्स को। रैम्प अप को स्केल अप करना भी बोलते हैं, क्योंकि स्केल भी तो ऊपर आ रहा है इसमें। लेवल अप भी बोलते हैं क्योंकि लेवल ऊपर आ रहा है। स्टेप अप भी बोल सकते हो क्योंकि स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ ऊपर आ रही है। सारे एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। आज आप स्केल अप नाम की फ्रेजल वर्ब आर्टिकल में देखेंगे। चलिए, अगला वर्ड है बीहमत। देखिए, इसका मतलब होता है कोई बड़े आकार का दानव, समबडी या समवन एबनॉर्मली ह्यूज इन साइज। और बड़ा आकार होने के साथ साथ थोड़ा डरावनापन भी हो उसमें, थोड़ा आपको पावरफुल भी लगे, वो ऐसी चीज़ होती है बीहमत। ग्लोबल वार्मिंग हैज़ बिन कॉजिंग बीहमथिक ग्लेशियर्स इन साउथ पोल टू मेल्ट। ग्लोबल वार्मिंग जो है वो कोज कर रही है बड़े बड़े ग्लेशियर्स को, बर्फ़ के पहाड़ों को साउथ पोल पे, कि वो मेल्ट कर जाएं, वो पिघल जाएं। तो ये बीहमत नाम का वर्ड, इसकी एडजेक्टिव फॉर्म आर्टिकल में आज आप देखेंगे। अब देखो, दानव के लिए या दानवाकार के लिए हिंदी में इसका मतलब क्या हुआ, दानवाकार। दानवाकार के लिए 5 वर्ड्स हो रहे हैं। जाइंट मतलब दानव, गोलियत, ये शायद क्रिश्चियन मैथोलॉजी में से आया है, मुझे अच्छे से आइडिया नहीं है। डेविड एंड गोलियत नाम का कोई, है ना, एक किस्सा है, जो लोग क्रिश्चियंस हैं वो जानते होंगे, ठीक है। तो गोलियत एक कैरेक्टर था शायद, डेविड एंड गोलियत। गोलियत दानव था और डेविड ने उसको मारा या जो भी किया, तो गोलियत वहाँ से हमने निकाला है, दानव से। जाइगेंटिक, इसमें वैसे ही जाइंट लगा हुआ है। गार्गेंचुअन और कोलोसस सभी के सभी दानवाकार के सिनोनिम्स हैं। चलो, 2-3 बार देखते हो तभी दिमाग में बैठेंगे, एक दिन में वोकैब नहीं बैठेगी। अगला वर्ड है कंग्लोमरेट। किसी भी बड़ी बिजनेस हाउस को आप बोलते हैं कंग्लोमरेट। जैसे अडानी ग्रुप है, वो एक कंग्लोमरेट है। अंबानी ग्रुप भी एक कंग्लोमरेट है, गोदरेज भी एक कंग्लोमरेट है ना। चलिए, मोस्ट मीडिया प्लेटफॉर्म्स आर कंट्रोल्ड बाय बिजनेस हाउसेज एंड कंग्लोमरेट्स। ज़्यादातर जो मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं कंट्रोल किए जाते हैं बिजनेस हाउसेज के द्वारा और टाटा, बिरला और अंबानी जैसे कंग्लोमरेट्स के द्वारा, ठीक है। कार्टेल और सिंडिकेट भी बोलते हैं एक बड़े बिजनेस हाउस को या बिजनेस घराने को। आज ये कंग्लोमरेट नाम का वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। लास्ट अपने पास एडजेक्टिव है अकिन। अकिन का मतलब है जी सिमिलर, एक जैसा, है ना, एक रूप। अकिन टू और सिमिलर टू दोनों टू प्रीपोजिशन को अपने साथ में फिक्स रखते हैं। द लाइफ स्टोरी ऑफ इलॉन मस्क इज अकिन टू अ रियल लाइफ साई-फाई मूवी। जो लाइफ स्टोरी है इलॉन मस्क नाम के इस आदमी की, वो काफ़ी अकिन या सिमिलर है असल ज़िंदगी में होने वाली साइंस फिक्शन मूवी के, ठीक है। तो अकिन टू को आप ऐसे यूज़ करेंगे, रिलेटेड टू भी इसको बोलते हैं। इलॉन मस्क के बारे में ज़रूर पढ़ना अगर आपको ज़िंदगी में इंस्पिरेशन लेनी है ना किसी से। वैसे तो इंस्पिरेशन अंदर से आनी चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं अपने आसपास जो रियल लाइफ इंस्पिरेशन है ना। वन ऑफ देम इज़ इलॉन मस्क।
एक बिलियनर जिसने एक दिन डिसाइड किया कि मैं रॉकेट साइंटिस्ट बनूंगा और 30 साल की उम्र में उसने घर बैठ करके रॉकेट साइंस सीखा और फिर अपनी एक कंपनी खड़ी की स्पेस एक्स। चलिए अब आर्टिकल पे आते हैं। एक समरी आपको देंगे, किस बारे में लिखा हुआ आर्टिकल पता लगे आपको। समरी ये है कि बिजनेस और म्यूजिक दोनों कंजम्पशन के लिए बने हैं। बिजनेस का क्या काम है? कुछ आप बनाओगे और लोग उस प्रोडक्ट को, उस सर्विस को कंज्यूम करेंगे। आप जूता बनाओगे तो लोग पहनेंगे, आप पढ़ाओगे किसी को, कोर्स बनाओगे तो लोग आपके कोर्स से पढ़ाई करेंगे। और कुछ ऐसा ही ऑब्जेक्टिव म्यूजिक का भी है। म्यूजिक इसलिए नहीं बनाया जाता कि उसको बना करके रिकॉर्ड करके रख दिया जाए, नहीं, म्यूजिक को लोग सुनेंगे इसीलिए म्यूजिक बनता है। और इसलिए इन दोनों को हाथ में हाथ मिला करके चलना चाहिए। दोनों में इनोवेशन बहुत ज़रूरी है। नई धुन बनाना और नया प्रोडक्ट बनाना ऑलमोस्ट एक जैसा है और यही है आज की सॉफ्ट स्किल्स। ठीक है, धुनें सारी फिक्स्ड हैं, मतलब सारे नोट्स जो है म्यूजिक के फिक्स्ड हैं। आप उनको किस अरेंजमेंट में रखेंगे वही नई धुन को बनाएगा। वैसे ही प्रोडक्ट्स भी सारे फिक्स्ड हैं, लेकिन किस प्रोडक्ट को आप कस्टमर की नीड के हिसाब से एडजस्ट करेंगे वहां से नया प्रोडक्ट निकलेगा। तो इस तरीके से दोनों को इसने कंपेयर करके आपको इंस्पायर करने की कोशिश की है। चलिए टोन मैं लास्ट में बताऊंगा, थोड़ा आर्टिकल अब पढ़ना शुरू करें। कह रहा है डूइंग बिजनेस एंड डूइंग म्यूजिक हैव अ लॉट इन कॉमन। कह रहा है जी व्यापार करना और म्यूजिक करना, इन दोनों में अलॉट जो है यानी काफ़ी इन कॉमन है, एक जैसा है। अलॉट का मतलब आप समझते हैं, छोटे मोटे वर्ड्स में बार बार मतलब हर बार मैं ब्रेक करके नहीं बताता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जो बच्चे इन क्लासेस में आ रहे हैं कम से कम इतना छोटा तो वो समझ ही पाते होंगे कि अलॉट का मीनिंग क्या है और कॉमन का मीनिंग क्या है। चलो, कह रहा है बोथ रिक्वायर इन इक्वल मेजर्स स्किल एंड पैशन। कह रहा है जी दोनों में रिक्वायरमेंट होती है, बोथ रिक्वायर। रिक्वायर एक वर्ब अंग्रेजी में, रिक्वायर का मतलब होता है ज़रूरत होना। दोनों को ज़रूरत होती है इक्वल मेजर्स में, बराबर मात्रा में, मेजर यानी मात्रा। और किसकी? स्किल यानी कला की, और पैशन यानी जुनून की। तो दोनों में पैशन और जुनून होता है तभी बिजनेस हो पाता है या म्यूजिक बन पाता है। सिंपल सेंटेंस, आगे बढ़े। कह रहा है बोथ यूज लेगेसी एंड एट द सेम टाइम प्लान टू लूज द बैगेज टू क्रिएट समथिंग न्यू डैश इनोवेट। दोनों ही लेगेसी को यूज करते हैं। लेगेसी का मतलब होता है विरासत, हेरिटेज, ट्रेडिशन। दोनों में ही विरासत, हेरिटेज या ट्रेडिशन होता है। और कह रहा है उसी वक्त एट द सेम टाइम दोनों प्लान भी करते हैं कि वो लूज करें बैगेज को। देखिए बैगेज का मतलब होता है बोझा, लूज का मतलब होता है किसी चीज़ को खोना या छुटकारा पाना। दोनों चीज़ें ये प्लान भी करती हैं कि कैसे पुराने बोझे या छुटकारे चीज़ों से छुटकारा पाएं, ताकि क्रिएट कर सके, बना सके कुछ नया, जिसको हम बोलते हैं आसान भाषा में इनोवेट कर सके। समझे सेंटेंस को? बहुत गहरा सेंटेंस है। म्यूजिक में लेगेसी क्या है भाई? क्लासिकल म्यूजिक आपको मिलेगा मोजार्ट का, बिथवन का, है ना। फिर कंटेम्प्रेरी म्यूजिक है 60s 50s के, 90s के। यही सब लेगेसी जो बॉब मार्ले हमें दे करके गया है या लता मंगेशकर दे करके गई हैं, वहीं से इंस्पायर होकर के तो नया म्यूजिक बन रहा है ना। उसकी धुनों को बदला जा रहा है, उसके लिरिक्स को बदला जा रहा है। तो पुरानी हेरिटेज हम म्यूजिक में भूलते नहीं हैं। और वैसे ही व्यापार में भी पुरानी हेरिटेज कोई नहीं भूला है। JRD टाटा ने अगर टाटा को शुरू किया था 1920s में या 1800s में, 19th सेंचुरी में, वही टाटा आज भी जिंदा है। लेकिन दोनों कोशिश क्या करते हैं कि कुछ नया लेकर के आए, पुरानी लेगेसी को जिंदा रखते हुए। लूज द बैगेज करें, अननेसेसरी बर्डन्स को छुटकारा पा करके कुछ नया बनाए। ठीक है, इसलिए थोड़ा गहरा सा मीनिंग निकल रहा है इसका। बोथ की वर्ब है यूज एंड बोथ की दूसरी वर्ब है प्लान। ठीक है, एंड कंजंक्शन से दोनों वर्ब्स जुड़ी हुई हैं। इनोवेट करना, किसी नई चीज़ को ईजाद करना। कह रहा द लेट डेविड बॉबी प्रोवाइडेड अ प्रीशियस टिप इन दिस रिस्पेक्ट। कह रहा जो लेट डेविड बॉबी हैं, डेविड बॉबी नाम के म्यूजिशियन है ना, सिंगर भी थे, कंपोजर भी थे। कह रहा इन्होंने प्रोवाइड किया था एक बहुत ही प्रीशियस टिप को, बहुत ही वैल्यूबल टिप को, इस रिस्पेक्ट में, इस मामले में। और वो टिप क्या है इनकी? अब देखो ये लिखी गई है कोट एंड कोट के बीच में, देख रहे हो ये कोट से शुरू हो रही है। आई थिंक इट्स टेरिबली डेंजरस फॉर एन आर्टिस्ट टू फुलफिल अदर पीपल्स एक्सपेक्टेशंस। डेविड बॉबी ये कहते थे कि उनको लगता है कि ये बहुत डेंजरस है किसी भी आर्टिस्ट के लिए कि वो फुलफिल करे, वो पूरा करे दूसरे लोगों की आशाओं को या एक्सपेक्टेशंस को। कह रहा इफ यू फील सेफ इन द एरिया दैट यू आर वर्किंग इन, यू आर नॉट वर्किंग इन द राइट एरिया। अगर आप फील करते हैं सेफ किसी ऐसे एरिया में जहां आप काम कर रहे हैं,
तो आप तो सही जगह काम ही नहीं कर रहे हैं, यू आर नॉट वर्किंग इन द राइट एरिया। मीनिंग बाद में देखेंगे इनका गहरा मीनिंग क्या है, अभी वैसे मीनिंग निकाल लो। फिर डेविड बॉबी ने क्या बोला, ऑलवेज गो अ लिटिल बिट फर्दर इन टू द वाटर, हमेशा पानी में थोड़ा सा और आगे जाओ, जितना कल गए थे उससे थोड़ा और आगे पानी में जाओ तैरते हुए। और किसके मुकाबले, देन यू फील यू आर कैपेबल ऑफ बीइंग इन, बजाय उसके जो आप फील करते हैं कि आप कैपेबल हैं, आप सक्षम हैं होने के। आपको लगता है कि 8 फुट पानी में तैर सकता हूं, हमेशा 8.5 फुट पानी में जाने की कोशिश करो, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। फिर वही बात बोल रहे, गो अ लिटिल बिट आउट ऑफ योर डेप्थ एंड व्हेन यू डोंट फील दैट योर फीट आर क्वाइट टचिंग द बॉटम, यू आर जस्ट अबाउट इन द राइट प्लेस टू डू समथिंग एक्साइटिंग। हमेशा एक बिट बाहर चले जाओ अपनी डेप्थ के, डेप्थ मतलब गहराई। पानी का एग्जाम्पल देके आपको मैंने बताया कि 8 फीट के पूल में आप तैर लेते हैं, हमेशा अपनी डेप्थ को बाहर निकलो, डेप्थ के दायरे से 8 से 8.5 फीट में जाओ। और जब आप ये फील करने लगो कि आपके पाँव अब बॉटम को टच नहीं कर रहे हैं, आप थोड़े से खतरे में हैं, तब आप बिल्कुल सही जगह पे हैं कुछ नया और एक्साइटिंग करने के। तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक डेविड बॉबी नाम के इस सिंगर ने समझाया। चलिए अब इसका मीनिंग मैं आपको बता देता हूँ। ये तो आपने देख लिया, बहुत ईजी है पढ़ने में। मीनिंग ये है कि ज़िंदगी में जो जो भी काम कर रहे हो कंफर्ट जोन में मत आ जाओ। आपको लग रहा है आपने कुछ ग्रेट कर लिया, तो वो ग्रेट जिस मोमेंट पे किया था तभी वो ग्रेट है, नेक्स्ट डे वो ग्रेट फिर से ग्रेट नहीं रहा। अब आपको और आगे जाना होगा, कंप्लेसेंट नहीं होना है, अपने आप से सेल्फ सेटिस्फाइड नहीं होना है, आगे बढ़ते रहने की कोशिश करनी है किसी भी फील्ड में अगर आप काम कर रहे हैं तो। ठीक है। और ये खास करके इन्होंने म्यूजिशियंस, ये खुद भी एक सिंगर थे, कंपोजर थे, इनका एक बैंड था निर्वाणा, कुछ गाने उसके बहुत अच्छे हैं, मैं आपको शेयर करूंगा कभी। निर्वाणा के गाने आप सुनना है ना, बहुत प्यारे गाने हैं। तो डेविड बॉबी जो है सिंगर थे, आर्टिस्ट थे, तो इन्होंने आर्टिस्ट के हिसाब से इस बात को लिखा है। चलिए, डेविड बॉबी की वर्ब है प्रोवाइडेड। प्रीशियस का मतलब आप समझते हैं, वैल्यूबल हो, जो कीमती हो। बाकी ये सब्जेक्ट वो मेरे ख्याल से इसमें मिलाना आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। इस पर मैंने एक क्वेश्चन बना के आपसे पूछा हुआ है कमेंट सेक्शन में कि इसका क्या मीनिंग है। इफ़ यू फील सेफ इन द एरिया यू आर वर्किंग इट, यू आर नॉट वर्किंग इन द राइट एरिया। इसका मतलब यही है, जहाँ पे आप सेफ फील कर रहे हैं आपको वहाँ से आगे बढ़ के अनसेफ फील करना होगा। नहीं फील करोगे तो वहीं बैठे रह जाओगे जहाँ आपको सेफ्टी फील हो रही है। चलो अब एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं, यहाँ पे बहुत प्यारा है। आपने सुना होगा कि इंडिविजुअल नेम्स के आगे कभी भी द नहीं लगता। द नरेंद्र मोदी, द आइंस्टाइन, द न्यूटन, द इलॉन मस्क, द डोनाल्ड ट्रंप, आप कभी भी ऐसा नहीं देखेंगे। फिर डेविड बॉबी के आगे द क्यों लगा दिया? चलो, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जो आदमी स्वर्गवासी हो, जिसके नाम के आगे लेट लग गया हो, उसके आगे आप द लगाते हैं। ठीक है। अगर कोई आदमी आज जिंदा है तो उसके आगे नाम के आगे द नहीं लगेगा, द नरेंद्र मोदी नहीं लगेगा, द डोनाल्ड ट्रंप नहीं लगेगा। लेकिन जब ये चले जाएंगे तो फिर आप लिखेंगे द लेट डोनाल्ड ट्रंप, द लेट जो भी नरेंद्र मोदी या द लेट, ठीक है ना, कोई भी आदमी हो, आप भी हो, मैं भी हूं, लेट लगने पे हमारे आगे द लग जाएगा। चलो, याद रखना इस कॉन्सेप्ट को। आगे बढ़ते हैं। कह रहे जी, दिस इज द मंत्रा नॉट ओनली फॉर इनोवेशन बट ऑल्सो फॉर स्केलिंग अप। यही मंत्रा है ना केवल इनोवेशन का, ना केवल कुछ नया ईजाद करने का, बल्कि बट ऑल्सो स्केल अप करने का भी, लेवल अप करने का भी, रैंप अप करने का भी। ठीक है। कुछ नया ईजाद करना है तब भी यही करो, कंफर्ट जोन से बाहर आओ। और अगर कर चुके हो किसी चीज़ को इन्वेंट, उसको बड़े स्केल पे करना है, स्केल अप करने के लिए भी आप इसी को करें। कोमा लगा के बता रहा है, वेदर फॉर निम्बल स्टार्टअप्स एंड एसएमईज और फॉर बेमोथिक कंग्लोमरेट्स। कह रहे चाहे बात हो वेदर छोटे या निम्बल स्टार्टअप्स की। निम्बल का मतलब होता है जो बहुत बड़ा चुस्त हो, क्विक हो, हेस्टी हो, स्विफ्ट हो। स्टार्टअप बहुत निम्बल होते हैं, है ना। नया बिजनेस आपने शुरू किया है, आज ये काम कर रहे हो, कल वो काम कर रहे हो, बहुत जल्दी पिवट कर दोगे आप अपने आप को। स्टार्टअप्स इसी तरीके से निम्बलनेस दिखाते हैं। या फिर बात हो स्मॉल एंड मीडियम स्केल एंटरप्राइजेस की, छोटे दुकानदारों की। और या फिर बात हो बेमौतिक कंग्लोमरेट्स की, बड़े बड़े बिजनेस घरानों की। कंग्लोमरेट आप समझते हैं बिजनेस या कॉर्पोरेट हाउस। चलिए, तो दिस इज द मंत्र। कह रहे गो टू द डीप एंड, हमेशा डीप एंड की तरफ जाने की कोशिश करो, उस गहराई की तरफ जाने की कोशिश करो जहां आज तक आप नहीं गए हो। ये फर्स्ट पैराग्राफ हो गया आपका। अब आएंगे सेकंड पे। ये स्केल अप, रैंप अप ऑलरेडी आप देख चुके हैं। रैंप अप का मतलब होता है फंडा, स्लोगन, फॉर्मूला। बीमोथिक और कंग्लोमरेट्स आपको ऑलरेडी मैंने वो कैब में करवा दिया था। एसएमईज
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक रजिस्ट्रेशन होता है SME का, स्मॉल एंड मीडियम स्केल एंटरप्राइजेस, ठीक है। अंडर 5 करोड़ जिनकी सेल है साल की, ऐसे सभी दुकानदार, स्टार्टअप्स या कंपनियां SME कहलाती हैं। शायद 2 करोड़ या 5 करोड़, दोनों में से एक आप देख लेना, ठीक है। कह रहे द नोशन दैट एन ऑन्टरप्रेन्योर नीड्स टू बी अ बोवियन आर्टिस्ट इन कॉन्स्टेंट इनोवेशन मोर नॉट मे नॉट बी फिट, मे नॉट सीम टू बी फिट एट फर्स्ट। कह रहे जो नोशन है, जो ये विचार है कि कोई भी व्यापारी, उद्यमी या ऑन्टरप्रेन्योर, उसको ज़रूरत है टू बी होने की एक बोवियन आर्टिस्ट। बोवियन आर्टिस्ट वो होगा जो डेविड बोवी के कहे पे चलेगा, जो हमेशा गहराई में उतरेगा, कुछ नया करने की कोशिश करेगा। कह रहा है ये विचार कि हर व्यापारी को भी ऐसा ही होना चाहिए, जो हमेशा कांस्टेंट इनोवेशन मोड में हो, हमेशा कुछ नया सोच रहा हो। कह रहा है हो सकता है ये ना सीम हो, ना दिखाई दे फिट या सही पहली दफ़ा में एट फर्स्ट। भाई हमेशा कुछ नया सोचोगे तो जो ऑलरेडी सोच चुके हो उसको कब करोगे, है ना। हो सकता है देखने में आपको ये चीज़ जो है फिटिंग ना लगे, सही ना लगे। नोशन यानी ख्याल, आइडिया, विचार या थॉट। नोशन की वर्ब है मे नॉट सीम। ऑन्टरप्रेन्योर की वर्ब है नीड्स। ऑन्टरप्रेन्योर आप जानते हैं, उद्यमी, व्यापारी या बिजनेसमैन, जो कुछ जनरेट करता है ना, किसी की नौकरी नहीं करता है, खुद के लिए काम करता है। कह रहा है जी बट द कंपैरिजन इज एप्ट। कह रहा है लेकिन जो कंपैरिजन है वो बड़ा एप्ट है, बहुत ही अप्रोप्रिएट या सूटेबल है। अप्रोप्रिएट को छोटा जो है कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखा जाता है, एप्ट है ना, रेलेवेंट को। कंपैरिजन बिल्कुल सही है डेविड बॉबी और एंटरप्रेन्योर के बीच में। हार्ड स्किल्स वेदर प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट्स और साउंड प्रोडक्शन आर अकिन टू मनी मैनेजमेंट। कह रहा है जी जो हार्ड स्किल्स होती हैं किसी भी धंधे की, किसी भी ट्रेड की, ऑक्यूपेशन की, चाहे म्यूजिक में बात कर रहा है, चाहे प्ले करना हो इंस्ट्रूमेंट को, किसी वाद्य यंत्र को, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाना हो, या फिर साउंड प्रोडक्शन करना हो, है ना। कह रहा है ये सारी स्किल्स जो है हार्ड स्किल्स, ये अकिन टू होती हैं, ये सिमिलर टू होती हैं मनी मैनेजमेंट के बिजनेस के अंदर। इंस्ट्रूमेंट बजाना और साउंड प्रोडक्शन करना कोई भी कर सकता है ना, म्यूजिक में। मनी मैनेजमेंट जो है बिजनेस में कोई भी कर सकता है, लेकिन अच्छा म्यूजिशियन वो है जो इंस्ट्रूमेंट कैसे बजाओगे वो आपको ये बताए, कंपोज करके बताए, है ना। या अच्छा बिजनेसमैन वो ये है कि मनी आएगी कहाँ से और कैसे आएगी। मनी मैनेज करना तो कोई भी कर सकता है, समझ पा रहे हो इस बात को। तो ये है सारी हार्ड स्किल्स जो कोई भी कर सके, और सॉफ्ट स्किल्स जो कोई कोई कर सकता है। हार्ड स्किल्स की वर्ब है आर, अकिन टू, सिमिलर टू, मैंने आपको बताया। टू फिक्स प्रेपोजिशन है इनके बाद में। अकिन और सिमिलर का बिल्कुल उल्टा होता है, एंटोनिम होता है एलियन, है ना, अनजान। अगर आप सिमिलर हैं किसी चीज़ के जैसे ही हैं तो आप सिमिलर टू हैं, और अगर आप उसके जैसे बिल्कुल नहीं है तो एलियन है। तो एलियन के बाद में भी टू लगता है, तीनों टू प्रेपोजिशन फिक्स रखते हैं। अब ये सॉफ्ट स्किल्स की बात करेगा। कह रहे द सॉफ्ट स्किल्स वेदर प्रोड्यूसिंग म्यूजिक टू एनकैप्सुलेट इमोशंस और प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एंड कनेक्ट विद द मार्केट इज द रियल बिजनेस ऑफ बिजनेस। कह रहे फिर ये जो सॉफ्ट स्किल्स हैं, चाहे प्रोड्यूस करना हो म्यूजिक को कि वो इमोशंस को एनकैप्सुलेट करे, या प्रोड्यूस करना हो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को और कनेक्ट करें मार्केट से, बाजार में कंज्यूमर से कनेक्ट आप कर सकें, रिश्ता बना सकें, यही रियल बिजनेस है बिजनेस का। समझ गए। गिटार जो है, बांसुरी जो है, कोई भी बजा सकता है, लेकिन जो कंपोजर होगा वो बताएगा कैसे बजानी है, और वही सही में म्यूजिक जो है उसको बनाएगा। पैसा कोई भी मैनेज कर सकता है जिसके पास आ जाए, लेकिन पैसा बनाना कैसे है, प्रोडक्ट कैसा ऐसा बनाना है कि उससे पैसा आपको मिले, यही असली जो है बिजनेसमैन का मीनिंग है। चलिए ऊपर एक मैंने, हाँ, कैपेबल ऑफ डूइंग समथिंग, एक फिक्स प्रेपोजिशन फ्रेज है, याद रखें इसको। इसको आप ऐसा नहीं बोल सकते कैपेबल टू डू समथिंग, वो गलत हो जाएगा। कैपिटल ऑफ डूइंग समथिंग है ना, कैपिटल ऑफ बीइंग समथिंग। चलिए लास्ट पैराग्राफ पे जाते हैं। कह रहा है जी म्यूजिक लाइक एनी प्रोडक्ट और सर्विस इज अल्टीमेटली मेड फॉर कंजम्पशन। म्यूजिक जो है किसी प्रोडक्ट और सर्विस की तरह ही आखिरकार बना हुआ है, मेड फॉर है कंजम्पशन के लिए, उपभोग के लिए, यूज़ के लिए। म्यूजिक सुनने के लिए बनाया जाता है, कोई इसको सुने। देर आर नो न्यू नोट्स येट देर आर इन्फिनिट वेरिएशंस। कोई नई नोट्स जो है म्यूज़िक में नहीं है, वही नोट्स हैं जो होते हैं ना पियानो के, गिटार के, बांसुरी के, लेकिन उनकी इन्फिनिट वेरिएशंस हैं, उनकी अनगिनत अलग अलग अरेंजमेंट्स हैं। किसी नोट को पहले बजा दिया, किसी को बाद में बजा दिया तो नई धुन बन गई। सब कुछ पुराना है, लेकिन पुराने से ही सब कुछ नया बन सकता है। नोट्स की वर्ब है आर,
और वेरिएशंस की वर्ब है अगेन आर। क्लोज देयर से शुरू हुआ है इसलिए सब्जेक्ट को वर्ब के बाद में रखा गया है। कह रहे वन हैवी हिंट दैट म्यूजिक। अब देखो बीच में बहुत कुछ लिखा हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक, डैश से डैश के बीच, ये डैश से लेकर के ये डैश तक। क्या करना है, इसको छोड़ दो, बाकी का सेंटेंस पढ़ो। कह रहे जी वन हैवी हिंट दैट म्यूजिक प्रोवाइड्स टू बिजनेस इज दैट वन नीड्स टू पुट द हॉर्स ऑफ सॉन्ग या म्यूजिक और प्रोडक्ट और सर्विस बिफोर द कार्ट ऑफ मार्केटिंग इट। कह रहे एक बहुत ही हैवी सी हिंट जो है, सजेशन जो है, जो कि दैट म्यूजिक जो है प्रोवाइड करता है व्यापार को यानी बिजनेस को, वो है इज, वो ये है इज दैट, वो ये कि किसी भी आदमी को ज़रूरत है, वन नीड्स, वन का मतलब है कोई भी आदमी, इंडेफिनिट प्रोनाउन है, किसी के लिए भी यूज़ होगा, कोई भी आदमी जो है उसको ज़रूरत है कि वो पुट करे हॉर्स को यानी घोड़े को, और कहाँ, ये घोड़ा है म्यूजिक का, सॉन्ग का या किसी प्रोडक्ट या सर्विस का, और इसको पुट करे इस गाड़ी से पहले, इस कार्ट से पहले जो है इसको मार्केट करने की। थोड़ा अजीब सा लग रहा है ना सेंटेंस सुनने में, क्योंकि ये ईडियम आपने शायद पहले सुनी नहीं, पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स या पुट द हॉर्स बिफोर द कार्ट। देखिए कार्ट का मतलब गाड़ी, हॉर्स का मतलब घोड़ा। घोड़ा गाड़ी तो आपने सुना है, कभी गाड़ी घोड़ा सुना है? पहले घोड़ा आता है फिर पीछे गाड़ी होती है। गाड़ी कितनी भी अच्छी हो लेकिन अगर घोड़े के आगे लगी हुई है तो वो चलेगी नहीं, गाड़ी को घोड़े के पीछे रखना होगा। तो आपको पुट द हॉर्स बिफोर द कार्ट करना है, ना कि पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स करना है। यही हिंट आपको म्यूजिक से मिलती है बिजनेस के लिए, कि पहले आप अपना सॉन्ग बनाओ, अपना म्यूजिक बनाओ, अपना प्रोडक्ट बनाओ, अपनी सर्विस बनाओ, फिर उसको बेचने के लिए बाजार में निकलो। समझ गए ना, कुछ अच्छा बनाओ फिर उसको बेचो, ना कि बेचने के लिए कुछ भी बना करके उसको बेच दो। तो ये हैवी हिंट आपको म्यूजिक से मिलती है। थोड़ा क्रिकेट सेंटेंस था, है ना, अजीब सा था, लेकिन ब्रेक करके मैंने आपको इसका मीनिंग भी बता दिया है बीच का, बिटवीन द लाइंस का। अब इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं। हैवी हिंट जो है वो हिंट ये है, म्यूजिक प्रोवाइड करता है इस हिंट को, दैट रिलेटिव प्रोनाउन से म्यूजिक की वर्ब है प्रोवाइड्स, वन की वर्ब है नीड्स। पुट द हॉर्स बिफोर द कार्ट या पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। अगर हॉर्स पहले तो काम बिल्कुल सीधा है, अगर कार्ट पहले तो काम बिल्कुल टेढ़ा है। अब देखो बीच में क्या लिखा हुआ है इसने। कह रहा है ये जो म्यूजिक के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है, कह रहा है वेदर बिस्मिल्लाह खान्स इवेपोरेटिव नोट्स ऑन द शनाई और बॉबीज जनरस साउंडस्केप्स। कह रहा है चाहे बात कर लो बिस्मिल्लाह खान साहब के इवेपोरेटिव नोट्स की, उन धुनों की जो इवेपोरेशन करवा दें आपको। इवेपोरेशन करवाना यानी चीज़ों का भाप बन के उड़ जाना। टेक्निकली मैं समझ नहीं पाया इवेपोरेटिव नोट्स कैसी होती हैं, ये कोई म्यूजिशियन ही बता पाएगा। इवेपोरेटिव वर्ड का मीनिंग मुझे पता है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसी चीज़ जो बहुत जल्दी भाप बन के उड़ जाए। शायद ये म्यूज़िक का कोई टेस्ट होता है इवेपोरेटिव नोट्स, है ना। कह रहे चाहे बिस्मिल्लाह खान की इस खास तरह के शनाई की बात करें, शनाई पे जो नोट्स बजाते थे जो इवेपोरेटिव होती थी, या डेविड बॉवी के जनरस साउंडस्केप्स की बात करें। साउंडस्केप का मतलब होता है किसी भी म्यूज़िक का सारी जो उसमें आवाज़ें आ रही हैं, बांसुरी की, गिटार की, पियानो की, वायलिन की, वो बुलाता है साउंडस्केप। और जनरस का मतलब है बहुत ज़्यादा। तो बॉबी के सॉन्ग में आपको बहुत ज़्यादा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स मिलेंगे, बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल म्यूजिक था इनका, है ना। तो चाहे डेविड बॉवी के इस गानों की इस तरह के म्यूजिक की बात कर लो, चाहे बिस्मिल्लाह खान के इवेपोरेटिव नोट्स की बात कर लो, म्यूजिक तो यही हिंट आपको देता है। चलिए, जनरस मतलब इन अ लार्ज क्वांटिटी, अबंडेंट या बाउंटीफुल। इवेपोरेटिव मैंने आपको बता दिया है, शायद ये कोई म्यूजिकल कनेक्शन है इस वर्ड का, मैं तो म्यूजिशियन हूँ नहीं, मैं शायद इसको अच्छे से नहीं समझ पाया, है ना। कह रहा है म्यूजिक मेकिंग एंड बिजनेसिंग आर देयर फॉर कंजम्पशन प्रोसीजर्स। इस प्रकार से म्यूजिक बनाना और बिजनेस करना दोनों कंजम्पशन प्रोसीजर्स हैं, ऐसे प्रोसीजर्स हैं जिनका कुछ कंजम्पशन निकले। एंड द मार्केट ऑलवेज अवेट्स न्यू साउंड्स, और मार्केट हमेशा अवेट करती है, इंतज़ार करती है नई आवाज़ों का, चाहे वो म्यूज़िक में हो चाहे वो बिजनेस के फील्ड में हो। चलिए, मार्केट की वो है अवेट्स, वेट, अवेट, सीक, लुक फॉर, सारे आपको ये सिनोनिमस वर्ब्स जो मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूँ, काफ़ी बार कर भी चुके हो, एक बार इनको देख भी लो। लेफ्ट साइड में जो सारी वर्ब्स लिखी हैं लेफ्ट कॉलम में, ठीक है, ये सारी वर्ब्स ट्रांजिटिव हैं, इनके बाद कोई प्रेपोजिशन नहीं आती। और राइट साइड में जो वर्ब्स लिखी हैं मैंने, ये वाली वर्ब्स और ये वाली वर्ब्स, ठीक है, ये राइट साइड वाली जो वर्ब्स हैं ये इन्हीं की सिनोनिमस है, लेफ्ट वालों की मीनिंग सेम रखती हैं, लेकिन अपना प्रेपोजिशन ये फिक्स्ड रखेंगी। अगर आप किसी का इंतजार कर रहे हैं तो आप वेट और अवेट दोनों ही फ्रेजल वर्ब्स का यूज़ कर सकते हैं, वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वेट के बाद में आपको फॉर नहीं लगाना,
अवेट के बाद में, और वेट के बाद में आपको फॉर लगाना है। द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स वर अवेटिंग या वेटिंग देयर ज्वाइनिंग। सिलेक्ट हुए हुए कैंडिडेट्स अपनी ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे थे। फॉर तो यहाँ लगा नहीं हुआ, तो ऐसी वर्ब चूज़ करनी है जिसमें प्रेपोजिशन ना आती हो। इंतजार के लिए दोनों ही वर्ब्स यूज होंगी। बिना प्रेपोजिशन की वर्ब है अवेट, तो लिखेंगे अवेटिंग देयर ज्वाइनिंग। है ना, ईजी है ना ये कॉन्सेप्ट। 8-9 वर्ब्स है, याद कर लो इन पेयर्स को, बार बार एग्जाम्स में आपको यही पेयर्स मिलेंगे। द इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट फेल्ड टू आंसर या रिप्लाई टू सम बेसिक क्वेश्चंस। जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट थी वो फेल हो गई, नाकामयाब हो गई आंसर करने में, रिप्लाई करने में कुछ बेसिक क्वेश्चंस का। यहाँ पे जवाब देने की बात हो रही है, आंसर और रिप्लाई दोनों ही जवाब देने की बात करने वाली वर्ब्स हैं, लेकिन टू प्रेपोजिशन जो ले वो वर्ब है रिप्लाई। अगर यहाँ पे ऐसा लिखा हो दे फेल टू आंसर बेसिक क्वेश्चंस बिना टू के, तब तो आंसर का यूज़ करो, लेकिन टू लग गया तो फिर अब आंसर का इस्तेमाल नहीं हो सकता, आपको रिप्लाई वर्ब का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, आंसर्ड माई क्वेरी या रिप्लाई टू माई क्वेरी, आंसर द कॉल या रिप्लाई टू माई कॉल। चलिए, कॉन्सेप्ट इजी है, सबको आता है, फिर रिपीट करवा दिया आपको, क्विज में मैंने पूछा आज के। अब जल्दी से आगे बढ़ेंगे और अपने क्विज का तिया पाचा करते हैं। ठीक है, अच्छा क्विज बनाया मैंने आज थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए। टोन क्या है आज के पैसेज की? देखो इस टोन में ना, एक तो आपको इनसाइट दी गई है। इनसाइट का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में डीप नॉलेज, तो म्यूजिक और बिजनेस की इनसाइट्स आपको मिली। तो एक तो बोलते हैं ऐसी टोन को इनसाइटफुल, यहाँ लिख देता हूँ, टोन है इनसाइटफुल। जस्ट मिनट, ठीक है, इनसाइटफुल, जो किसी चीज़ के बारे में डिटेल में आपको बताए। दूसरी टोन है ये इंस्पायरिंग, आपको इंस्पायर भी कर रही है कि कुछ नया करना है, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, बिजनेस करना है तो कुछ ऐसा करना है जिसका कुछ लोगों को फ़ायदा हो, म्यूज़िक बनाना है तो ऐसा बनाना है जो पुराने म्यूज़िक से अलग हो। और तीसरा जो ये आपको कर रही है ना, वो ये कह रही है थॉट प्रोवोकिंग भी बोल सकते हैं इसको। थॉट प्रोवोकिंग मतलब जो सोचने पे मजबूर करे आपको। ऐसी टोन्स वाले ऐसे आर्टिकल जो हैं कुछ नया आपको थॉट्स देते हैं ना, आपको कुछ समझ गए ना क्या कहना चाह रहा हूँ। तो अगर मेरे से कोई टोन पूछे तो ये तीनों टोन्स में आर्टिकल लिखा हुआ हो सकता है मेरे हिसाब से, है ना। राइट और रॉन्ग कोई आंसर नहीं होता। एक ही आदमी किसी के लिए टेररिस्ट है, किसी के लिए वो फ्रीडम फाइटर है। तो ये टोन वाले क्वेश्चन जो हैं ये आपकी गट फीलिंग के ऊपर बेस्ड होंगे। ठीक है, तो जितना हो सके अपने गट को ट्रेन करो आप ऐसी टोन्स वाले क्वेश्चंस के लिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ो आराम से। इस पैसेज के कॉन्टेक्स्ट में सॉफ्ट स्किल्स क्या होती हैं किसी भी बिजनेस के फील्ड में? सॉफ्ट स्किल्स क्या होंगी किसी भी फील्ड ऑफ बिजनेस में? पैसे को मैनेज करना, क्या ये सॉफ्ट स्किल्स है? या कॉस्ट को कम करना, ये सॉफ्ट स्किल्स हैं? या मार्केटिंग सेल कैंपेन को चलाना, ये सॉफ्ट स्किल्स हैं? या फिर प्रोडक्ट और सर्विसेज बनाना जो कि सेटिस्फाई करे इसके कस्टमर्स के एक हिस्से को, सेगमेंट को? चारों में से कौन सी चीज़ सॉफ्ट स्किल्स का पार्ट है? थोड़ा सा थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन है, जिसने आर्टिकल अच्छे से पढ़ा है बच्चे ने, बहुत इजी है उसके लिए। जो आपका दिमाग कह रहा हो फर्स्ट टाइम में वही आंसर बनेगा। ठीक है, जिसने पढ़ा हुआ है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो आंसर इसका निकालो, फर्स्ट कमेंट में आंसर डाल रहा हूँ। अब आ जाओ सेकंड पे। सही सिग्निफिकेंस या मीनिंग क्या है इस सेंटेंस का जो नीचे दिया गया है? सेंटेंस ये है, इफ़ यू फील सेफ इन द एरिया दैट यू आर वर्किंग इन, यू आर नॉट वर्किंग इन द राइट एरिया। अगर आप फील कर रहे हैं सेफ किसी ऐसे एरिया में जिसमें आप काम कर रहे हैं, तो आप सही एरिया में काम ही नहीं कर रहे हैं। इस सेंटेंस का क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग ये है कि बिजनेसमैनों को या व्यापारों को अपने स्टोर्स ऐसी जगह खोलने चाहिए जो सेफ हों, या फिर एक्सेसिव रिस्क जो है कभी नहीं लेना चाहिए, या फिर हर इंडिविजुअल और बिजनेस को अवॉइड करना चाहिए कि वो कंप्लेसेंट ना हो, सेल्फ सेटिस्फाइड ना हो। कंप्लेसेंट का मतलब होता है सेल्फ सेटिस्फाइड, बस जो मिल गया सी वो चंगा सी, है ना, 2 रोटी खा लेंगे जी लेंगे, वो वाला काम जो है हमेशा आपको ऐसा काम जो है समझ के आगे बढ़ने से, अपने आप को अप स्किल और इम्प्रूव करने से, लाइफ को आगे बढ़ाने से रोकता है। अगर सारी दुनिया यही सोच लेती कि 2 रोटी खा लेंगे और जी लेंगे और माला जप लेंगे, तो जो आप तरक्की देख रहे हो अपने आसपास, जिस मोबाइल फ़ोन पे लेक्चर ले रहे हो, है ना, जिस सैटेलाइट का इंटरनेट आप यूज़ कर रहे हो, कुछ भी ना होता, हम गुफा में सोए होते अभी तक। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो सकता है सी, या डी आपका आंसर है। एक एम्प्लॉय जो है कंपनी का, उसको हमेशा माइंडफुल होना चाहिए कि वो प्रॉस्पेक्ट जो है उसकी जॉब जो है लूज़ कर सकता है। वो प्रॉस्पेक्ट मतलब संभावना, एम्प्लॉय को हमेशा दिमाग में रखना चाहिए कि उसकी जॉब कभी भी जा सकती है। चलो, थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, आंसर मैं आपको बता देता हूँ अभी। फर्स्ट में आपका आंसर बनेगा डी, कंपनी के प्रोडक्ट
और सर्विसेज जो कस्टमर को सेटिस्फाई करें, ऐसे प्रोडक्ट बनाना ही आपकी सॉफ्ट स्किल्स का पार्ट है। बाकी सब काम तो हर बिजनेस करता है, बड़ा भी, छोटा भी, फेल होने वाला भी, सक्सेस होने वाला भी, है ना। जो ये करता है वो सक्सेस होता है। सेकंड वाले में इस सेंटेंस का मीनिंग ये है कि आपको कभी भी ऐसे एरिया में काम नहीं करना है जहाँ पे आपको सेटिस्फेक्शन मिलता रहे लंबे वक्त तक। हमेशा अनसेटिस्फाइड हो और आगे बढ़ो। और यही चीज़ बताती है सी। हर बिजनेस और इंडिविजुअल को कंप्लेसेंट होने से बचना चाहिए, सेल्फ सेटिस्फेक्शन को छोड़ना चाहिए। सी आंसर बनेगा। चलो बीच में कुछ इडियम्स हैं। टू पुट द कार्ड बिफोर द हॉर्स, टू लूज द बैगेज, एनकैप्सुलेट वन वर्ड, इसका मीनिंग पूछा है। और अकिन नाम की प्रेपोजिशन वर्ड के साथ में या वर्ब के साथ, एडजेक्टिव के साथ में कौन सा प्रेपोजिशन आप यूज़ करेंगे? विद टू या नो प्रेपोजिशन, कोई नहीं लगाएंगे। लास्ट में 3 आपको एरर्स के क्वेश्चंस मिलेंगे। जहां मैंने डार्क ब्लैक किया है वहां पे क्वेश्चंस के आंसर हैं उसके आसपास, मोजार्ट के आसपास है और आंसर नाम की वर्ब के आसपास है। ढूंढो इनको, आंसर्स को मैच करो फ्रॉम द फर्स्ट कमेंट। कितने मार्क्स मिले आउट ऑफ 9 जरूर से बताना। ऐसे आर्टिकल्स जो थोड़े थॉट प्रोवोकिंग और इंस्पिरेशनल हों, जो फिलोसफिकल हों, इस टोन के आपको अच्छे लगते हैं तो ज़रूर से कमेंट सेक्शन में लिख करके बताना, ताकि और आर्टिकल्स ला सकें। PTI लिखोगे तो मैं समझ जाऊंगा। पूरा देखते हैं और आप आर्टिकल इंटरेस्टिंग फाइंड करते हैं। ठीक है, बताना कमेंट्स में। कल आपसे लेंगे मुलाकात कल की क्लास में। जिन बच्चों को कोर्सेज की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा क्लासेस की ज़रूरत है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स ऑफ द कोर्सेज। एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, YT ऐप को। आपको राइटिंग का, SSC का और बैंकिंग का, इनफैक्ट UPSC का भी कोर्स मिल जाएगा। अफोर्डेबल कोर्सेज हैं, मेहनत करना चाहते हैं तो ऐप को डाउनलोड करें। कमेंट सेक्शन में लिंक रखा गया है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स। चलिए